नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 12 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको 11 क्लास करा चुका हूं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो दोस्तों, वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और बाकी की क्लास आप वहां देख सकते हो। इससे अलावा हमने क्या किया हुआ है, जो आपके मैथ्स के यूपीएसआई के पीवाईक्यू हैं, लेकर 1991 से और 2021 तक, वो भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय को बर्बाद न करते हुए हम अपनी आज क्लास नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 12 और क्लास नंबर 12 का मैं आपके समक्ष पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1942। दोस्तों, पहले की भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दिया करूँगा। 3 सेकंड में आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा और दोस्तों, बाद में जब वीडियो समाप्त हो जाएगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत बैठ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1939। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 3 मई 1939। कब? 3 मई 1939। किसके द्वारा होती है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस किसी की प्रेरणा स्रोत ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं? तो हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम सी आर दास, चित्तरंजन दास था, चित्तरंजन दास, जिसे हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे और इन्हीं के प्रेरणा स्वरूप, क्योंकि सी आर दास ने, आपको पता है, एक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से प्रभावित होकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने महासचिव किसे बनाया था? महासचिव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है महासचिव से लेकर, तो वो है आपके देवव्रत विश्वास। देवव्रत विश्वास, देवव्रत विश्वास। सबसे पहले आपको इसके पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती क्यों है। इससे पहले आपको कांग्रेस के 2 अधिवेशन जानने पड़ेंगे। एक कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन, एक कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी इन दोनों कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे। 1938 का जो अधिवेशन होगा वो होगा आपका हरिपुरा में। हरिपुरा, और हरिपुरा कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक है? और 1939 का जो अधिवेशन होगा, वो आपका त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है आपका? एमपी, जबलपुर के पास। यही आपको पता है कि त्रिपुरी संघर्ष के नाम से भी ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी और आपके गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, दोनों में क्या है? दोनों में हो जाता है मतभेद। मतभेद क्यों हो जाता है कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि जो कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन होने वाला है, जो 1939 में होगा एमपी में, उसके अध्यक्ष बने कौन? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन यहाँ क्या है? मतभेद होने के कारण चुनाव होता है और चुनाव तब होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसमें पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और क्या है? सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की हार किसकी हार हुई? महात्मा गांधी की हार हुई। तो फिर इससे सुभाष चंद्र बोस जी थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं और 1939 में ये अपना इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में इस्तीफा देने के बाद ये स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। आई होप आपने ये चीज़ें जान ली होगी। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस के नारे आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, नारे। तो इन्होंने 3 नारे दिए, कौन से? एक तो जय हिंद, एक आपका दिल्ली चलो, और आपका तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। पूरा लिखना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। सुभाष चंद्र बोस की एक किताब बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। किताब का नाम क्या है? बुक है आपकी द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल, ठीक है? और ये भी पूछी जाती है कि ये किताब इन्होंने कहाँ लिखी थी?
तो ये किताब इन्होंने लंदन में लिखी थी। कहाँ? लंदन में। कब लिखी थी? 1935 में। ठीक है? आपको पता है महात्मा गांधी जी ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? बोस को कहा था महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्तों का देशभक्तों का देशभक्त देशभक्त। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर। इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा-सा समय की गरिमा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन-सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का फर्स्ट युद्ध। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंदावर का युद्ध। ठीक है? अब हम देखते हैं कि बाबर ने कौन-कौन से युद्ध लड़े थे। देखो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे कब? 1526, 26, 1527, 1528 और 1529। ठीक है? इस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये था आपका खानवा का युद्ध, खानवा। ये था आपका चंदेरी का युद्ध, चंदेरी। और ये आपका घाघरा का युद्ध, घाघरा। किस-किस के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? आपको पता है एक तरफ बाबर है और एक तरफ आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को खत्म कर बाबर जो है यहाँ पर मुगल सत्ता की नींव डाल देता है। ठीक है? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा। चंदेरी का मैदनी सॉरी मैदनी राय मैदनी राय। और घाघरा का तो अफगानों के बीच, अफगान। ठीक है? इन चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। लेकिन आपकी परीक्षा में जो ऑप्शन डाला हुआ था, देखो ये चंदेरी है, लेकिन मैंने जानबूझकर डाला था चंदावर, चंदावर। चंदावर के बाद आपको पता है 1194 में हुआ था और 1194 में किस-किस के बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। यही निर्णायक युद्ध होगा जब गौरी के रास्ते बिल्कुल दिल्ली के लिए पूरी तरीके से खुल जाएँगे। ठीक है? और आपको पता है कि जो बाबर था उसकी मृत्यु 1530 में हुई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाइडेस्पीज या हाइडेस्पीस की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या आपकी रावी नदी। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। थोड़ा-सा हम हाइडेस्पीज के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाइडेस्पीस या हाइडेस्पीज? हाइडेस्पीस या हाइडेस्पीज एक ही बात है। हाइडेस्पीज का युद्ध बोल दो या आप झेलम का युद्ध बोल दो या इसका एक नाम और आता है वितस्ता का युद्ध, वितस्ता। वितस्ता क्योंकि आपको पता है कि झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व। किस-किस के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है? देखिए, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो ये आप नदी देख रहे होंगे नदी, झेलम और इसका पुराना नाम वितस्ता है। लेकिन मैं आपको पश्चिम से पूर्व कुछ नदी दिखाता हूँ जैसे सिंधु, ये सीक्वेंस में भाई सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और आपका सतलुज। सतलुज। यानी जब सिकंदर आया था तो सिकंदर ने क्या है, ये झेलम नदी को पार कर लिया। लेकिन जब सिकंदर की सेना बेशक जीत गई हो, पोरस बेशक हार गया हो, लेकिन पोरस से पूछा गया कि पोरस अब तेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने सिकंदर से कहा था कि मेरे साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जाए, जो एक हारे हुए सैनिक के साथ किया जाता है। फिर इसकी वीरता से खुश होकर सिकंदर इसका राजपाट इसे वापस लौटा देता है। लेकिन सिकंदर की सेना में अफ़वाह फैल जाती है। अफ़वाह का ये सार्वभौमिक सत्य था कि जब अभी इंडिया में हम घुसे ही हैं और हमने झेलम नदी को ही पार किया है। अभी ये अफ़वाह फैल गई कि अभी मगध की जो गद्दी पर बैठा हुआ शासक है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो सिकंदर की सेना चिनाब को पार कर लेती है, रावी को भी पार कर लेती है। लेकिन जब व्यास नदी के आस-पास पहुँचती है, व्यास नदी, तो सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से क्या कर देती है? पार करने से मना कर देती है। ठीक है? पार करने से मना कर देती है। और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने निम्नलिखित में से कौन-सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? 4
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या आपका गुहार माथा। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। देखो भाई, क्या है, मुख्य बिंदुओं से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी परीक्षा में 5 बिंदुओं से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे पश्चिमी बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे पूर्वी बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे उत्तरी बिंदु और क्वेश्चन पूछेगा सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है? अब मैंने दक्षिणी इतनी दूर इसलिए बनाया क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है भाई। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि पर भारत का बिंदु कौन-सा है? तो ये मुख्य भूमि वाला मैंने यहाँ बना दिया। सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है? और भारत का जो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कन्याकुमारी। क्या आपका? कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी। या इसी को ही आप कैप कोमोरिन तट भी कहते हैं। कैप कोमोरिन, कोमोरिन तट। और इसका अक्षांश कितना है कन्याकुमारी का? 8.4 डिग्री और इंदिरा कॉल का 37.6, ठीक है? और क्या है ये? ये आपका उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 37.6 क्या है आपका उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई? क्वेश्चन पूछता है कि आपका सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका इसका नाम है गुहार माथा, गुहार माथा या आपका किसी-किसी परीक्षा में सर क्रीक भी आता है, सर क्रीक, ठीक है? ये गुजरात राज्य में पड़ता है और इसका कितना देशांतर है? तो ये है आपका 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है? क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन-सा है? तो आप बता दोगे वालांगू, वालांगू या आपका किबीथू। किसी-किसी परीक्षा में आपका किबीथू भी आता है, किबीथू, ठीक है? और ये कितना इसका अक्षांश कितना है? देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर, ठीक है भाई? लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे दक्षिणी बिंदु आपका यहाँ पड़ेगा और इसके लोकेशन है कितनी? 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? तो ये पड़ेगा आपका निकोबार समूह में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। इसी का एक नाम और है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इसी को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन पॉइंट। और ये कितना है? 6.4 डिग्री पे। आपको पता है कि भारत की जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आपकी 3214 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये आपको पता है कि सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बता दोगे। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो आप ये बताओगे कि इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। और ये कहाँ है? ये आपका ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। ठीक है भाई? अगर बोलेगा कि भारत का मुख्य भूभाग, मुख्य भूमि का जो भूभाग है, जो यहाँ पड़ता है कन्याकुमारी, ये है आपका कैप कोमोरिन तट। ये पड़ेगा आपका 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं कभी आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तो वो पूरी विधिवत तरीके से हम देखेंगे भाई। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 5 निम्न में से कौन-सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगता है? यानी ऐसा कौन-सा देश है जो कैस्पियन सागर से बाउंड्री टच नहीं करता है? ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है आपका अज़रबैजान, ऑप्शन सी है आपका रूस और ऑप्शन डी है आपका इराक। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इराक। अब हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर से कौन-कौन से देश लगते हैं। क्या आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। क्या कैस्पियन सागर वास्तव में कोई सागर है या नहीं है? ठीक है भाई, कैस्पियन सागर। आपको पता है कि कैस्पियन सागर क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है, ये 5 देशों से सीमा टच करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कैस्पियन सागर जो है, या कैस्पियन सागर झील जो है, ये 5 देशों में है। और इसकी जो ट्रिक है आपको पता है, मैंने पहले ही बताई आपको, TARIK, तारीख। ठीक है? टी फॉर क्या है आपका? टी फॉर आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्क तुर्कमेनिस्तान, मेनिस्तान,
ए फॉर आपका अज़रबैजान, अज़रबैजान। आर फॉर आपका रूस, आर फॉर आपका रूस। आई फॉर आपका ईरान, क्या है? ईरान। और के फॉर आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री, बी संघ लोक सेवा समिति, सी राष्ट्रपति, डी नीति आयोग। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम संघ लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इन सभी की चर्चा जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 315 से लेकर 315 से लेकर आपके 323 के बीच की गई है। पहली बात, अनुच्छेद पता लग गया। भाग कौन सा है? तो भाग है आपका ये 14 है। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या आपकी संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। ठीक है, अब हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अभी मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं, अगर सदस्यों की नियुक्ति की बात करूं, सदस्यों की नियुक्ति, तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति साहब। कौन? राष्ट्रपति। और हटाते कौन है? हटाते भी आपके राष्ट्रपति साहब ही हैं। अच्छा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है संघ लोक सेवा आयोग का? कार्यकाल, तो कार्यकाल या तो 6 वर्ष है, 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, 65 वर्ष। जो भी आपका पहले हो जाए, वही उसका कार्यकाल हो जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। आपको पता है कि अनुच्छेद 315 से 323 है, भाग 14 है। ठीक है? अगर मैं कहूँ कि सदस्यों, जो इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति, तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल साहब। कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन अगर सदस्यों को हटाना हो, अगर हटाना हो, तो हटाने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है, तो वो हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो कितना होता है? कार्यकाल, तो वो होता है आपका 6 वर्ष या आपका 62 वर्ष, जो पहले हो जाए, 62 वर्ष। अभी आपने जेपीएससी का नाम भी सुना होगा अभी, जेपीएससी, एससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल? तो 6 वर्ष या आपका 62 वर्ष। ठीक है भाई, फँसना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ें आपको बिल्कुल हाथ पे या बिल्कुल क्लियर रखनी है भाई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी आपका 1982। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1935। ठीक है, अब हम भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब होती है स्थापना? तो पहले स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना, तो स्थापना होती है आपकी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना होती है तो किसकी सिफारिश पर होती है? तो सिफारिश होती है आपकी हिल्टन आयोग। सिफारिश, किसकी सिफारिश पर? हिल्टन आयोग, हिल्टन आयोग। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिल्टन आयोग का संबंध किससे है? आप बता दोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और या एक सिफारिश और पूछी जाती है, यंग कमीशन, यंग कमीशन, यंग या रॉयल कमीशन, एक ही बात है, रॉयल कमीशन। ठीक है, लेकिन स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण जो इसका, इसके 14 वर्ष बाद होता है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और आरबीआई का एक अधिनियम पूछा था कि आरबीआई की स्थापना आरबीआई के किस अधिनियम के तहत हुई? तो आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। और आपको पता है कि आरबीआई कहाँ से लिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम
1935 की ये देन है आपका आरबीआई। ठीक है? अब यहाँ से गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर। गवर्नर, एक गवर्नर वो हैं जो पहले गवर्नर बने थे और एक गवर्नर वो हैं जो आपके पहले भारतीय गवर्नर होंगे। ठीक है? एक तो ओवरऑल जो है आरबीआई के गवर्नर थे, कौन? आपके पहले जो है ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। लेकिन अगर पूछे कि पहला भारतीय गवर्नर कौन है, तो आप बता दोगे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, यानी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाँ, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ सकता है। आज मुख्यालय जो है वो आरबीआई का मुख्यालय वो कहाँ है? वो है मुंबई में। मुंबई से पहले मुख्यालय कहाँ था? तो मुंबई से पहले मुख्यालय था कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। और कोलकाता से मुख्यालय मुंबई कब आया था? तो ये आया था आपका 1937 में। 1937 में। कभी-कभी बच्चे एसबीआई को लेके परेशान होते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? मिनी माता रोग निम्न में से किस विषाक्तता के कारण होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी आपका कवक। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मिनी माता रोग की। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, क्या ये वास्तव में कोई छोटी माता है? मिनी माने छोटी, माता माने माता। ठीक है भाई, मिनी माता रोग किसकी विषाक्तता के कारण होता है? तो आपको पता है कि पारा, पारा या मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, अब ये कैसी बीमारी है? ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। कैसी? न्यूरोलॉ न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है मिनी माता। पारे या मरकरी की विषाक्तता के कारण होती है। मिनी माता रोग की सबसे पहले पुष्टि कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई थी जापान में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी ये रोग की पुष्टि जापान में। जापान कब हुई थी? 1953 में, जब हम आंध्र प्रदेश के लिए लड़ रहे थे। और मिनी माता रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यानी ये आपके नर्वस सिस्टम को ही फेल कर देता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक मिला-जुला क्वेश्चन और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम हिंदी में भी ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से ही आपका आता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? जब दूषित जल पी लिया जाता है नाइट्रेट युक्त, ये होता है नाइट्रेट युक्त दूषित जल पीने से, दूषित जल पीने से। आपको पता है कि बच्चों को कुएँ से दूर इसलिए रखा जाता है, ताकि कुएँ में कभी-कभी क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है? अब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, आपको पता है कि ब्लू बेबी है, बेबी के लिए रोग बता रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है कोई, ठीक है? और ये पानी पी लेता है जो नाइट्रेट युक्त पानी होता है, उसी से तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब ये नाइट्रेट वाला पानी पी लेगा और ये नाइट्रेट वाला पानी कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी बॉडी में। और ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट आपका नाइट्राइड में बदल जाएगा। किसमें? नाइट्राइड। ये नाइट्रेट आपका जो है, ये नाइट्राइड में चेंज हो जाएगा। अब नाइट्राइड क्या है, आपकी बॉडी में गया और आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा क्या? नाइट्राइड, नाइट्राइड। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है आपका? आपके ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर फेंक देना। अब हीमोग्लोबिन और नाइट्राइड दोनों मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से एक तत्व का निर्माण होता है, इसे कहते हैं मैथेमोग्लोबिन। मैथेमोग्लोबिन, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं अब। यानी हीमोग्लोबिन और नाइट्राइड दोनों मिलकर बन गए मैथोमोग्लोबिन। अब क्या है, अब जब ये बन गया तो इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि ये विषाक्तता के कारण बना हुआ है। हीमोग्लोबिन इसमें है, तो अब क्या है, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी होने से जो त्वचा होती है, त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? ब्लू। त्वचा का रंग हो जाएगा नीला। तो ये इसके पीछे की कहानी है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं भाई। ठीक है, किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की कमी के कारण, सॉरी, नाइट्रेट के कारण होता है। जब हम पानी के साथ नाइट्रेट को भी पी लेते हैं, यानी दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? यौगिक जो है आपका CaOCl2 का सामान्य रूप क्या है?
आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आपका विरंजक चूर्ण या विरंजन चूर्ण, धावन सोडा, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी आपका जिप्सम। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण। ठीक है भाई। विरंजक चूर्ण क्या है? ये आपको पता है CaOCl2 होता है, अर्थात इसी को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। देखो मैं यहाँ बताया था आपको CaCaOCl2, इसे क्या कहते हैं हम? विरंजन चूर्ण कहते हैं सर। इसे हम जो है कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। और ये क्या है? CaOCl2, इसे बोलते हैं हम विरंजन चूर्ण विरंजन चूर्ण। और ये विरंजन चूर्ण क्या है? आपको पता है कि जब आप ब्लीच कराते हो, ब्लीच नाई की दुकान पर, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अभी आपका एक ऑप्शन और था आपका Na2, सॉरी Na2 नहीं था आपका, धावन सोडा था। धावन सोडा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। धावन सोडा धावन सोडा धावन सोडा क्या होता है आपका? आपको पता है कि धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O Na2CO3 Na2CO3 10H2O 10H2O। और इसी धावन सोडा को किस नाम से जानते हैं हम? सोडियम सोडियम और कार्बोनेट कार्बोनेट। ठीक है। एक और था आपका अभी ऑप्शन में जो है बेकिंग सोडा बेकिंग बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। क्या सूत्र है इसका? NaHCO3 ठीक है। बेकिंग सोडा को आपको पता है कि नाम वो होता है खाने का सोडा खाने का सोडा। ठीक है भाई। और एक और ऑप्शन था आपका कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O 2H2। कभी कभी हाफ H2O भी आता है, हाफ H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, POP। ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे तो आप लगा लोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। अपवर्तन, परिकिरणन, परावर्तन या विक्षेपण। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है परिकिरणन। आपको पता है कि आकाश का रंग नीला परिकिरण के कारण होता है। और आपको पता है कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आपका सूर्यास्त होता है, जब सूर्य छिपने वाला होता है, और जब सूर्य उदय होता है, यानी जब सूर्य निकलने वाला होता है, सूर्य उदय। ठीक है। इनके समय क्या है? जो सूर्य, आपको पता है कि सूर्य कैसे दिखाई देता है? सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है? ये घटना परिकिरण की घटना कहलाती है। अपवर्तन घटना से क्या क्वेश्चन पूछता है? एक तो जो तारे होते हैं, तारे वो टिमटिमाते हैं, तो तारों का टिमटिमाना टिमटिमाना। और अपवर्तन से एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कोई भी चीज अपनी सतह से ऊपर दिखाई देगी, ऊपर। चाहे वो सिक्का, जैसे पूछता है कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का तो वास्तविक तल से ऊपर दिखाई देता है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण। जैसे मछली बोलेगा कि तालाब में पड़ी हुई मछली वो सामान्य स्तर से ऊपर दिखाई देती है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण है। और दे देगा आपका सीपी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपवर्तन से संबंधित है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क पूछता हूँ। होमवर्क क्या आपका? भारत की अर्थव्यवस्था का प्रकार है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, शहरी। ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताओगे। बाकी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो वो है आपका बॉक्साइड। तो दोस्तों ये थे आपके समक्ष आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर कोई भी त्रुटि हो तो छोटा भाई समझकर भाई माफ कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।